नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर अफसर। आज मैं लाया हूं आपके पास इन्वेस्टिगेशन का वही वीडियो जिसका पार्ट 1 हमने लास्ट टर्न पे बनाया था। सेकंड उसका पार्ट जो इन्वेस्टिगेशन का, जो इन्वेस्टिगेशन की सारी उसमें सेक्शंस हैं। आज हम अपने वीडियो में जो ये पार्ट 2 है हमारा इन्वेस्टिगेशन का, जिसका पार्ट 1 हमने पिछले हफ्ते पेश किया था आपके सामने, जो ये पार्ट 2 है, इस पार्ट 2 में हम 1970 से लेके 2024 तक के केस और जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे। और अधिकतर सभी केस लगभग माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो विधि व्यवस्था दी है विवेचना के संबंध में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। और टिल द कंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, जो विवेचना है उसकी समाप्ति तक क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है और क्या क्या सेक्शन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पिछले टर्न में हमने सेक्शन 178 तक हमने डिस्कस किया था और उसमें ये बताया था कि पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, जब एक रिपोर्ट एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद थाना अध्यक्ष महोदय, मजिस्ट्रेट महोदय को फोर्थ विथ भेजेंगे सेक्शन 176 में, जिसमें वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जिसमें प्रोसीजर सारा इन्वेस्टिगेशन का दिया हुआ है। तो उसमें यदि वो चाहेंगे सबसेक्शन 1 के प्रोविजो बी में, कि अगर वो ऐसा समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हमें नहीं करना है, क्लॉज बी में सेक्शन 176 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में यदि कहते हैं कि नहीं इन्वेस्टिगेशन करना है, तो उस सूरत में सेक्शन 178 न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय इन्वोक कर सकते हैं और उसमें डायरेक्शन दे सकते हैं थाना अध्यक्ष को, विवेचकों को, इसकी विवेचना करी जाए। या तो वो आदेश दे सकते हैं या वो स्वयं कर सकते हैं जांच, इंक्वायरी, या अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को कह सकते हैं जांच करने के लिए। लेकिन जब अभियोग पंजीकृत हो गया और जांच चालू हो गई, जांच हो रही है, विवेचना हो रही है, तो उस सूरत में वो जो है कुछ हस्तक्षेप नहीं करेंगे न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय। यदि क्लॉज बी का उपयोग विवेचक करेंगे कि हम जांच नहीं करेंगे, तो उस सूरत में ये सेक्शन 178 इन्वोक किया जाता है, अन्यथा की दशा में ये नहीं किया जाता। तो इस पे एक महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट है, एसएन शर्मा वर्सेस विपिन कुमार तिवारी 1970 का। इसमें ये कहा गया है कि जो एक्सप्रेशन ये यूज़ किया गया है, ये इसलिए यूज़ किया गया है कि जब थाना अध्यक्ष महोदय इसकी जांच नहीं करेंगे तब इसका यूज़ किया जाएगा। इसके बाद अगला सेक्शन जो है सेक्शन 179 है। इसमें पुलिस ऑफिसर्स की पावर है, जो शक्तियां प्रदत्त हैं कि वो गवाहान को नोटिस देंगी और उनको बुलाएंगी। 179 में एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन मे ऑर्डर इन राइटिंग एंड रिक्वायर अटेंडेंस, मतलब वो गवाहान को नोटिस देगा और उससे कहेगा कि आप आइए और वो अपना जो है बयान दर्ज कराइए। किन परिस्थितियों में दर्ज कराइए? अगर उसे ये लगता है अपीयर्स टू बी एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, जो घटना है वो घटना के संबंध में यदि गवाह को तथ्य और परिस्थितियों की जानकारी है तो उनको वो नोटिस देगा और उस गवाह की ड्यूटी होगी कि वो आए और अपना बयान ट्रुथफुल दर्ज कराए विवेचक महोदय को। ये बयान जो होते हैं अब सेक्शन 180 में होते हैं, जो नेक्स्ट सेक्शन है। पहले ये सेक्शन 161 था सीआरपीसी में, अब ये सेक्शन जो है ये सेक्शन 180 हो गया है। तो पहले 179 में नोटिस भेजा जाएगा और 180 में उसके बयान दर्ज किए जाएंगे। इसमें एक प्रावधान ये भी है सबसेक्शन 1 में कि यदि कोई व्यक्ति, कोई मेल पर्सन 15 वर्ष से कम है, कोई युवा है, तो उसको नहीं बुला सकते थाने में बयान दर्ज कराने के लिए। यदि कोई सीनियर सिटीजन है, उसकी 60 वर्ष से अधिक आयु है, तो उसको थाने पे बयान दर्ज कराने के लिए नहीं बुला सकते। या फिर कोई महिला है तो उसको भी थाने पर बयान दर्ज करने के लिए 179 में जो पावर है वो यूज़ नहीं कर सकते। कोई फिजिकली मेंटली हैंडीकैप पर्सन है, डिसेबल पर्सन है, दिव्यांग है, तो उसको भी वो थाने पे नहीं बुला सकते। उसके लिए वो स्वयं घर जाकर जहां वो रह रहा है उसके आवास पर ही बयान लेंगे। 15 वर्ष से कम का, 15 वर्ष तक का कोई है युवा, कोई सीनियर सिटीजन है, कोई बीमार व्यक्ति है, कोई महिला है, फिजिकली डिसेबल्ड है, उसको वो नहीं बुला सकते। लेकिन यदि वो स्वयं इच्छुक है आने का, वो कहता है नहीं हम थाने पर आ जाएंगे बयान दर्ज कराने, तो वो उसको परमिट कर देंगे। अगला जो नेक्स्ट सेक्शन है जिसमें ये बयान दर्ज होंगे वो सेक्शन 180 है। तो सेक्शन 180 के बयान कहते थे, जो पहले 161 कहे जाते थे। इसमें जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा है तो वो मौखिक बयान उनके ले सकता है, ओरली, and that person is supposed to equated with the facts and circumstances of the case, meaning thereby मुकदमे की तथ्य परिस्थितियों से यदि वो अवगत है तो उसके बयान वो
दर्ज कराएंगे और उस व्यक्ति की गवाह की ये ड्यूटी होगी, सच पर्सन शैल बी बाउंड टू आंसर ट्रूली द ऑल क्वेश्चन। जो भी उनसे सवाल पूछे जाएंगे उस गवाह से, उसकी ड्यूटी होगी कि सही सही उसका जवाब वो दे। लेकिन इसमें वो क्वेश्चन एग्जाम्प्ट होंगे कि जिसकी वजह से वो खुद मुल्जिम बन सकता है, तो उसे मजबूर नहीं किया जाएगा ऐसे बयान देने के लिए जिससे वो खुद मुल्जिम बन जाए, उसके लिए कंपेल नहीं किया जाएगा। वो सच सच सारी बात बताएगा, लेकिन अगर कोई ऐसा बयान है जिसकी वजह से वो खुद ही मुल्जिम बन जाए या उसका कोई जो अपराध हुआ है उसमें रोल है, तो उसके लिए एग्जम्पशन है। और ये संविधान के अनुच्छेद 20 में ये सब प्रावधान दिए हुए हैं कि उसको आप मजबूर नहीं कर सकते। इसके अलावा इसका जो प्रोविजन है उसमें यह कहा गया है कि यदि किसी दुष्कर्म का मामला है, महिला के साथ है, या कोई एसिड अटैक का मामला है, तो उस मामले में किसी महिला के यदि बयान लेने हैं, जो विक्टिम है वो महिला, तो उसके बयान जो है, जो महिला पुलिस अधिकारी होगी वही बयान दर्ज करेगी। अन्य कोई या कोई महिला ऑफिसर या महिला ऑफिसर विवेचक बना दी जाएगी उस मुकदमे में जांच के लिए, और वही उसकी जांच करेगी। इसके बाद जो अगला सेक्शन इसमें आता है वो सेक्शन 181 है, स्टेटमेंट टू पुलिस एंड यूज देयर ऑफ। कि जो बयान दिए जाते हैं इसका क्या यूज है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो जो मुकदमा चलेगा उसमें तो इसका कोई यूज नहीं है। इसका यूज केवल ये है कि जो विवेचक महोदय होंगे वो अपना एक ओपिनियन फॉर्म करेंगे इन बयानों के बेस पे कि वास्तव में जो शिकायत की गई है, जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, वास्तव में ऐसा अपराध हुआ भी है कि नहीं हुआ। ये अपना ओपिनियन फॉर्म करेंगे और वो कोर्ट में ये बयान जो 180 का होगा, या तो उस गवाह को के बयान का खंडन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या उसके कोरोबोरेशन के लिए, आइदर कंट्राडिक्शन और कोरोबोरेशन, या तो पुष्टिकरण के लिए या खंडन करने के लिए। यदि किसी गवाह ने कोई बयान दिया पुलिस को कि उसने घटना देखी है, और उसके बाद कोर्ट में वो बयान अपने बदल जाता है, हॉस्टाइल विटनेस हो जाता है कि नहीं ऐसा मैंने कोई बयान नहीं दिया था, तो उसको ये प्रीवियस स्टेटमेंट जो उसका विवेचना के दौरान लिया गया है उसको दिखाया जाएगा कि भाई आपने विवेचक को ये बयान दिए थे, या तो वो ये कहेगा मैंने दिए थे, या वो कहेगा मैंने नहीं दिए थे, खंडन करेगा, या फिर ये कहेगा वो गवाह, यदि अभियोजन का है और वो कोई अपना बयान नहीं बदलता, तो वो पुष्टि करेगा कि हाँ मैंने दरोगा जी को, विवेचक महोदय को ये बयान दिए थे। तो एक तो इसका यूज ये हो जाएगा। अदरवाइज जो जजमेंट माननीय न्यायालय में होगा तो वो उन्हीं बयानों के आधार पे होगा जो गवाह कोर्ट में बयान देंगे। इन बयानों के आधार पर कोई भी जजमेंट नहीं होगा। इसके अलावा ये जो बयान लिए जाएंगे, तो इसमें ये कहा गया है कि ये जो बयान लिए जाएंगे, ये जो सब सेक्शन 2 में कहा गया है, नथिंग इन दिस सेक्शन शेल बी डीम्ड टू अप्लाई एनी स्टेटमेंट फॉलिंग विद इन द प्रोविजन ऑफ क्लॉज ए सेक्शन 26 आर द प्रोविजो ऑफ सेक्शन 23 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA। इसमें जो सेक्शन 26 का क्लॉज ए है, इसमें डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बताया गया है, और सेक्शन 23 जो है इसमें जो पुलिस बरामदगी करती है विवेचना के दौरान, उसके बारे में कहा गया है। तो यदि विवेचना के दौरान यदि कोई ऐसी मामला, हत्या का मामला है और उसमें विक्टिम की मृत्यु हो जाती है, और यदि पुलिस ने कोई बयान ले लिया है जिसमें हत्या के कारण का मृतक ने बताया है या परिस्थितियों के बारे में बताया है, तो वो बयान एडमिसिबल है और वो कोर्ट में उसका उपयोग होगा, वो डाइंग डिक्लेरेशन कहलाएंगे। दूसरा है प्रोविजो टू सेक्शन 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसमें यह कहा गया कि यदि विवेचना के दौरान कोई ऐसी बात है जो पुलिस को पहले नहीं पता था, अभियुक्त ने बताई, और उसकी वजह से कोई नया तथ्य सामने आया प्रकाश में, कोई नए तथ्य की डिस्कवरी हुई और उसकी बेस पे कुछ मिल गया है पुलिस को जो मुकदमे से संबंधित है, अपराध से संबंधित है, मान लीजिए लूट का मुकदमा है, रॉबरी का है, और उसमें कोई लूटा गया सामान अभियुक्त ने बता दिया कि मैंने अपने घर में छुपा रखा है, तो वो बयान कोर्ट में एडमिसिबल है। लेकिन इसके लिए कुछ डिस्कवरी होना चाहिए, वो केवल उतना ही बयान जिसमें ये कहा गया है कि ये चीज़ मैंने अपने घर पे रखी है और मैं ये बरामद करा सकता हूँ। पूरा बयान नहीं कि उसने कैसे अपराध किया, इससे कोई मतलब नहीं, उसका क्या इंटेंशन था, उसने क्या तैयारियां की थी, वो सब एडमिसिबल नहीं होगा। लेकिन यदि कोई नया तथ्य है, कोई चीज़ बरामद हुई है, तो वो बयान। तो कुल मिला के ये 2 सेक्शन जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हैं, एक डाइंग डिक्लेरेशन, एक डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट। जैसे आला कत्ल है, वो अभियुक्त ने बरामद करा दिया अपने घर से या किसी अन्य जगह से, तो ये बयान एडमिसिबल होगा। इसके अलावा इसका कोई उपयोग नहीं है। इसके उपयोग या तो कंट्राडिक्शन के लिए है या कोरोबोरेशन के लिए है। इस पे एक लेटेस्ट केस है 2023 का, बीरबल नाथ वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। 2023 का केस है और इसमें यह कहा गया है कि यह बयान माननीय न्यायालय में कोरोबोरेशन के लिए
और कंट्राडिक्शन के लिए इस्तेमाल होंगे, और इस दोनों के सेक्शन 148 एंड सेक्शन 160 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में इसका मेथड दिया गया है, किस तरह से कोरोबोरेशन होगा, किस तरह से कंट्राडिक्शन होगा। इसके अलावा एक लैंडमार्क केस और लेटेस्ट आया है, दर्शन सिंह बस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें यह कहा गया कि प्रोसिक्यूशन कैन नॉट सीक टू प्रूव ए ट्रायल इफेक्ट विच द विटनेस हैज नॉट टोल्ड पुलिस ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, मीनिंग देयर बाय यदि किसी गवाह ने कोई बयान पुलिस को विवेचना के दौरान नहीं दिया है तो कोर्ट में वो बयान बढ़ाकर नहीं दे सकता। यदि विवेचना के दौरान उसने कोई बात बताई और उस बात को फिर उसने अपने बयानों में और इम्प्रूवमेंट किया कोर्ट में आके, जबकि वो बयान उसने विवेचना के दौरान विवेचक को नहीं दिया था, तो इसमें क्या आ गया कि ये बयान वो नहीं दे सकता और कोर्ट उसको मान्य नहीं करेगा। इस पर लैंडमार्क की केस आया है, दर्शन सिंह स्टेट ऑफ पंजाब। इसके अलावा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 182। ये कहता है कोई इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस वगैरह से कोई बयान अभियुक्त का नहीं लिया जाएगा। नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड, विवेचक कोई भी उसे लालच नहीं देंगे, कोई उससे प्रॉमिस नहीं करेंगे भाई ये तो बात तुम कबूल कर लो, स्वीकार कर लो, संस्वीकृति कर लो, कन्फेस कर लो, तो उसके लिए ना तो वो कोई इंड्यूसमेंट देंगे, ना कोई उसे डराएंगे धमकाएंगे, ना टॉर्चर करेंगे, ना प्रॉमिस करेंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये एक अपराध माना जाएगा भारतीय न्याय संहिता 2023 में, जिसकी धारा 120 है। इसमें स्पेसिफिकली इसके दो इलस्ट्रेशन ए और बी इसमें दिया गया है कि इफ ए पुलिस ऑफिसर टॉर्चर्स जेड in order to induce to confess to that he has committed the crime, ना तो वो प्रताड़ित कर सकते हैं, कोई यातना दे सकते हैं उसको, और ना ही उसको वो थ्रेट दे सकते हैं कोई, और इसी तरह से कोई अगर स्टोलन प्रॉपर्टी है उसकी रिकवरी के लिए भी उसे किसी तरह से कोई यातना या प्रताड़ित नहीं कर सकते। यदि वो ऐसा करते हैं, इंजरी काज करते हैं, ग्रीवियस इंजरी काज करते हैं, तो ऐसे विवेचक को दंडित किया जा सकता है। 10 साल की सजा तक का प्रावधान इस सेक्शन में दिया गया है, सेक्शन 120 बीएनएस में। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 183, जिसमें कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, या तो कोई विक्टिम है पीड़ित उसके या अभियुक्त के। रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स, कहने का अभिप्राय यह है कि अभियुक्त के बयान भी दर्ज किए जा सकते हैं और किसी गवाह के बयान भी दर्ज किए जा सकते हैं। और ये बयान पूर्व में 164 का बयान कहलाते थे, जब इसका सेक्शन बदल के 183 बीएनएसएस हो गया है। तो कोई भी मजिस्ट्रेट जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो वही ये बयान रिकॉर्ड कर सकता है, कोई पुलिस ऑफिसर बयान रिकॉर्ड नहीं कर सकता। पुलिस ऑफिसर जो बयान रिकॉर्ड करेगा वो सेक्शन 180 में करेगा विवेचना के दौरान। यदि उसे ऐसा लगता है कि गवाह इस तरह का है कि अपने बयान से बाद में पलट जाएगा, तो वो न्यायिक मजिस्ट्रेट के महोदय के न्यायालय में, जिनका क्षेत्राधिकार है, वहाँ एक प्रार्थना पत्र देगा और बयान को रिकॉर्ड करवाएगा। इसमें गवाह के बयान भी रिकॉर्ड किए जा सकते हैं और अभियुक्त के बयान भी रिकॉर्ड किए जा सकते हैं 183 में। तरीका इसमें ये दिया है जो सेक्शन 316 बीएनएसएस में दिया गया है, जो मेथड है उस तरह से ये बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। कैसे रिकॉर्ड किए जाएंगे? पुलिस ऑफिसर पहले विवेचक प्रार्थना पत्र देगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट उससे पूछेंगे क्या भाई तुम बयान देने के इच्छुक हो। यदि बयान देने वाला व्यक्ति कहता है हाँ मैं स्वेच्छा से बयान दे जा सकता हूँ, ट्रुथफुल एंड वॉलंटरी, तो उसके बयान वो रिकॉर्ड करेंगे और ये विवेचना का हिस्सा बनेगा। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ये क्वेश्चन हो सकते हैं और उसको उस लैंग्वेज में होंगे जिसको वो विटनेस गवाह अच्छी तरह से समझता है, जो अच्छी तरह से जानता है, एक्यूज्ड जानता है, उसमें वो बयान लिखे जाएंगे। बयान लिखने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय उसको दिखाएंगे बयान को, भाई ये तुमने ये बयान दिए हैं, और उसको पढ़ के बताया जाएगा और उस पर वो बयान देने वाला गवाह उस पर साइन करेगा और मजिस्ट्रेट इसको वेरीफाई करेंगे कि हाँ भाई ये ट्रुथफुल बयान इसके लिए गए हैं, अपने साइन करेंगे मजिस्ट्रेट और उसका फोटो अटेस्ट होगा और वो बयान सील्ड कर दिए जाएंगे। इसको 183 के बयान आप कहते हैं और ये विवेचना का हिस्सा बनेंगे और विवेचक विवेचना के दौरान चाहेंगे तो माननीय न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र देंगे, उस बयान का अवलोकन करके केस डायरी में जो वो बयान लिखते हैं उसका पार्ट बना लेंगे और ये एक महत्वपूर्ण बयान होगा। इन केसेस में होता है या तो कोई व्यक्ति बयान से पलटने की संभावना हो उस सूरत में, या फिर ये कि अभियुक्त इतना इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है तो वो गवाह को डराएगा धमकाएगा, तो वो अपने बयान, पुलिस को जो बयान दिए हैं उससे वो मुकर जाएगा, वो पलट जाएगा। तो उस सूरत में यदि एक न्यायिक मजिस्ट्रेट, एक निष्पक्ष अधिकारी है, उसके सामने जो बयान दिए हैं ऑन ओथ बयान देगा, ओथ भी एडमिनिस्टर करा सकता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय को कराते हैं इसमें, तो वो ऑन ओथ ये बयान होगा जैसे इक्विवेलेंट टू बयान जैसे कोर्ट में देता है उस लेवल तक ये पहुंच जाता है। हालांकि फिर भी कोई सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं होती है
अक्सर लोग इस बयान से मुकर भी जाते हैं और ये कह देते हैं कि पुलिस के दबाव में, इसके दबाव में, उसके दबाव में हमने ये बयान दे दिए थे। लेकिन फिर भी ये बेटर पेडेस्टल पे होते हैं, बेटर फुटिंग पे होते हैं अगर हम इसकी तुलना करें पुलिस को जो तो बयान दिए जाते हैं। क्योंकि पुलिस को जो बयान दिए जाते हैं धारा 180 में विवेचना के दौरान, उस पे बयान देने वाला कोई साइन नहीं करता और ना ही विवेचक महोदय साइन करा सकते हैं। लेकिन यहाँ जो न्यायिक मजिस्ट्रेट जो बयान लेंगे तो वहाँ साइन भी होंगे, वहाँ पे शपथ भी दिलाई जाएगी, फोटो भी लगा होगा, तो उसको मुकन्ना गवाह के लिए इतना आसान नहीं होगा। यदि वो मुकरता है तो माननीय न्यायालय उसको देखेंगे और उसको आधार बना के अपना निर्णय देंगे। उनको क्या लगता है कि गवाह अब झूठ बोल रहा है या पहले झूठ बोल रहा है। इसके अलावा इसका सबसेक्शन 6 जो सेक्शन 183 का है, तो इसमें ये कहा गया है कि यदि जो अपराध ऐसा होता है जो महिला के विरुद्ध में अपराध हुआ है दुष्कर्म के मामले में या एसिड अटैक के मामले में कोई अपराध हुआ है, तो इसमें विवेचक महोदय हर सूरत में वर्ड एक्सप्रेशन यूज किया गया, द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट, मीनिंग देयर बाई यदि इस तरह का कोई अपराध है दुष्कर्म का और एसिड अटैक का, तो उसमें विवेचक महोदय की ड्यूटी है कि वो हर सूरत में विक्टिम के बयान दर्ज कराएंगे। अन्यथा पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, पुराने सीआरपीसी में अमेंडमेंट किया गया था, वो जो इसमें भी अब कंटिन्यू किया गया है। कोई भी मुकदमा दर्ज हो जाए, जैसे कि हत्या का मामला दर्ज हो गया, तो उसमें ऐसा आवश्यक नहीं है कि गवाहान के या वादी के बयान या अभियुक्त के बयान 183 में न्यायिक मजिस्ट्रेट के महोदय के न्यायालय में जाके दर्ज कराए जाए। उसमें डिस्क्रिशन होता है। पहले सभी मामलों में विवेचक को डिस्क्रिशन था, लेकिन अब जो ये मामले दे दिए गए हैं दुष्कर्म के मामले और एसिड अटैक के मामले, इसमें विवेचक को कोई भी डिस्क्रिशन प्राप्त नहीं है, उसको हर सूरत में इसमें बयान दर्ज कराना ही कराना है। लेकिन इसके अलावा जो अन्य मामले हैं उसमें उनको डिस्क्रिशन ये प्राप्त है, चाहे कि वो बयान दर्ज कराएं चाहे वो उसके बयान दर्ज ना कराएं। और यदि दुष्कर्म का मामला है, 183 के बयान होने हैं, तो इसमें जो मजिस्ट्रेट होगा वो मजिस्ट्रेट एक महिला मजिस्ट्रेट के समक्ष वो महिला विक्टिम अपने बयान दर्ज कराएगी। यदि महिला मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं है तो मेल जो मजिस्ट्रेट होंगे वो बयान दर्ज करेंगे, बट इन द प्रेजेंस ऑफ ए वोमेन, एक महिला वहाँ पे उपस्थित रहेगी ताकि वो बयान देने वाली दुष्कर्म से पीड़ित महिला फील फ्री कर सके और सही और सच्चे बयान दे सके। तो ये बयान भी इक्विवेलेंट होते हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि ये न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष लिए जाते हैं, उनकी एविडेंशियरी वैल्यू होती है। सील बंद लिफाफा बंद बयान भी कहते हैं इसको। ट्रायल के दौरान ही ये लिफाफा फिर खोला जाता है और फिर जब विक्टिम माननीय न्यायालय में साक्ष्य देने आते हैं तब वो बयान को खोल के और उससे पूछा जाता है कि ये बयान आपने दिया। यदि वो पुष्टि करती है तो इसकी पुष्टि हो जाती है कि हाँ मैंने पहले भी माननीय न्यायालय में आके बयान दिए थे। एक केस और है विजय सिंह स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2024 का है। इसमें यह कहा गया है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन के बारे में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कुड नॉट बी फोर्स टू गेट द एनी स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन। जहां पर डिस्क्रिशन प्राप्त है विवेचक महोदय को, चाहे कि वो बयान दर्ज कराएं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में या ना कराएं, तो वहां कोई भी उनको दबाव नहीं डाल सकता, फोर्स नहीं कर सकता। जहां पर कानून में सबसेक्शन 6 में दे दिया जिस तरह के मामलों में बयान दर्ज होने, वहां तो वो कराएंगे ही कराएंगे। जहां पे उनका डिस्क्रिशन प्राप्त है वहां उनको बाध्य नहीं किया जा सकता। तो विवेचक का अपना निर्णय और अपना विवेक होता है कि वो किसके बयान लेंगे, किसके नहीं लेंगे, क्या करेंगे। ये तो बाद में माननीय न्यायालय देखेंगे कि विवेचना सही हुई है या गलत हुई है, लेकिन विवेचना के दौरान उनको बाध्य नहीं किया जा सकता। इसका उद्देश्य केवल यही होता है, जहां ऐसा लगता है विवेचक महोदय को कि गवाह अपने बयान से पलट जाएंगे, वहीं वो ऐसा प्रयास करते हैं, अन्यथा वो नहीं करते। एक सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण केस है आर शाजी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2013 का है। इसमें यह कहा कि जो बयान इस सेक्शन में दर्ज किए जाते हैं 164 जो अब 183 हो गया है, ये कोई मौलिक एविडेंस नहीं है, कोई सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है। कभी ऐसा भी संभव हो सकता है कि दबाव में या अन्यथा की दशा में गवाह ने बयान दे दिए हों, बाद में वो अपनी सच्ची स्थिति माननीय न्यायालय को बता सकते हैं। और लेकिन विजय सिंह स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2024 का भी एक केस आया है, लेकिन इसमें यह कहा है कि ये जो बयान है 183 के, जो पूर्व में 164 के थे, इसको बहुत आसानी से रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। जिस तरह से पुलिस के सामने बयान सेक्शन 180 में अब होते हैं, उसमें गवाह कह देता है हमने दरोगा जी को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था और हॉस्टाइल हो जाता है और अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन जब माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के महोदय के न्यायालय में जाकर बयान देता है,
फोटो उसका होता है, वहाँ पर साइन होते हैं, मजिस्ट्रेट महोदय ऑन ओथ बयान होता है, तो इसको वो आसानी से मुकर नहीं सकता और ये महत्वपूर्ण बयान होते हैं, वरना तो फिर 180 और 183 के बयान में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। विवेचक ने जो बयान लिए और न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जो बयान लिए, फिर तो कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो ये बयान जो होते हैं 183 के बेटर फूटिंग पे और अपर पेडिस्टल पे होते हैं एज कंपेयर टू बयान जो दिए गए हैं पुलिस ऑफिसर को। अगर 183 के बयान नहीं भी लिए जा सकते तो कोई ऐसा कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं होता। जो माननीय न्यायालय में बयान दिए जाएंगे वही महत्वपूर्ण होंगे, उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा, एग्जामिनेशन इन चीफ भी होगा, जिरह भी होगी। अगर किसी ने बयान 183 में नहीं भी रिकॉर्ड करवाए हैं तो भी ऐसा कोई अभियोजन के लिए अहित का मामला नहीं बनता है। अगला सेक्शन इसमें जो हम रेफर कर रहे हैं यहाँ पे सेक्शन 187 है, जो मेन सेक्शन है, प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन व्हेन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स। इसी सेक्शन में रिमांड होती है, इसी का जुडिशियल रिमांड, पुलिस कस्टडी रिमांड, यही वो सेक्शन है, मेन सेक्शन। सेक्शन इसका 187 है और इसमें ये कहा गया है कि जब कोई जांच का आमतौर से विषय जैसे 24 घंटे में जांच पूरी हो जानी चाहिए, सेक्शन 58 बीएनएसएस कहता है, यदि नहीं हो जाती है, नहीं हो पाती है जांच, तो उसमें जुडिशियल रिमांड विवेचक महोदय माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय के न्यायालय से लेंगे। जुडिशियल रिमांड होती है वो। एक होती है पुलिस कस्टडी रिमांड। यदि अभियुक्त ये कहता है कि वो चीज बरामद करा सकता है, कुछ अन्य साक्ष्य और दे सकता है, तो विवेचक महोदय पुलिस कस्टडी रिमांड की याचना करेंगे, जो मैक्सिमम 15 दिन की वो पुलिस कस्टडी रिमांड हो सकती है। जुडिशियल रिमांड और पुलिस कस्टडी रिमांड दो अलग अलग चीजें हैं, जो सेक्शन 187 बीएनएसएस में न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय देंगे। यदि पुलिस को, विवेचक को पुलिस कस्टडी रिमांड चाहिए, कोई चीज बरामद करानी है, किसी गैर जनपद से करानी है, कहीं दूर से बरामद करानी है, कोई घटना का मामला है, कोई लूट का मामला है या हत्या का मामला है, तो उसमें वो पुलिस कस्टडी रिमांड ले सकते हैं। ये पुलिस कस्टडी रिमांड टोटल 15 दिन की होगी। पूर्व में जो इसका तरीका था, जो सेक्शन 167 में था, तो वो पहले 15 दिन में ही सीख की जा सकती थी विवेचक द्वारा, यानी जिस डेट में 24 घंटे अरेस्ट करने के बाद माननीय न्यायालय में पेश किया तो उस तारीख से लेकर 15 दिन तक। लेकिन अब जो नया चेंज हुआ है सेक्शन 187 में, तो इसमें 2 टाइम फिक्स कर दिए गए हैं। यदि कोई मुकदमा ऐसा है जो ज्यादा गंभीर है, जिसमें 10 साल या उससे अधिक की सजा है, उम्र कैद है या डेथ सेंटेंस है, तो उसमें 90 दिन का टोटल टाइम होता है विवेचक को विवेचना करने का, जिस दिन से उन्होंने अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इस तरह के मामलों में पहले 60 दिन, जिस दिन न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ उन्होंने पहली बार पेश किया है, तो पहले 60 दिन में वो पुलिस कस्टडी रिमांड सीख कर सकते हैं, जो अधिकतम 15 दिनों की हो सकती है, चाहे एक साथ या अलग अलग। और यदि कुछ ऐसा मुकदमा है जिसमें अधिकतम सजा जो है वो 10 वर्ष तक की ही है, तो उसमें रिमांड जब मिलेगी उनको, तो पहले 40 दिन में ही उनको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये अलग अलग तरह के मापदंड अब दे दिए हैं, पहले 40 दिन या पहले 60 दिन, जैसा भी केस हो। यदि 10 वर्ष तक की सजा है तो पहले 40 दिन, अगर सजा 10 वर्ष से अधिक है तो उसमें विवेचना का टाइम 90 दिन का होता है, तो पहले 60 दिन में पुलिस कस्टडी रिमांड सीख करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण पुरानी अभी भी वही लागू है कि अधिकतम जो पुलिस कस्टडी रिमांड है वो 15 दिन से अधिक नहीं होगी। 2021 का एक केस मैं रेफर कर रहा हूं, एम रविंद्रन वर्सेस डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, 2021 का केस। इसमें यह कहा गया है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनकी ड्यूटी यह है कि सही जो है अपनी विवेचना करें और सही समय पर करें। और चूंकि ये अभियुक्त का एक राइट भी है उसका पर्सनल लिबर्टी का, जो संविधान के अनुच्छेद 21 में दिया गया है। पर्सनल लिबर्टी जब ही खत्म की जा सकती है, कर्टेल की जा सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ। यदि कोई अन्य कानून कहता है तभी, जैसे विवेचना का अधिकार है, ये अपराध हुआ है विवेचना होगी, तो पर्सनल लिबर्टी यहाँ पे तभी कर्टेल हुई। लेकिन वो जो टाइम दिया है 60 दिन या 90 दिन, उसमें ये विवेचना उनको पूरी करनी चाहिए। अगर वो इस दिए हुए समय में विवेचना पूरी नहीं करते हैं तो एक विधिक जमानत का प्रावधान बन जाता है और इस सेक्शन में 187 में एक डिफॉल्ट बेल अभियुक्त सीख कर सकता है। जहाँ तक कि ये टाइम आपका 40 दिन और 60 दिन का है पुलिस कस्टडी रिमांड का, इस पर लैंडमार्क केस आए हैं 2024 में। एक है हैदर अली वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, दूसरा है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस कलंदर शफी। जो हैदर अली का केस है ये माननीय उच्च न्यायालय कर्नाटका का है और इसको ही
स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस कलंदर शफी में 2024 में इसको सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसको कंफर्म किया। पूरी जांच करने के बाद जो ओपिनियन फॉर्म करेंगे विवेचक, साक्ष्यों के बेस पे करेंगे। अगर उनको लगता है कि साक्ष्य पर्याप्त नहीं है, रिलीज ऑफ एक्यूज्ड व्हेन एविडेंस डेफिशिएंट, सेक्शन 189 ये कहता है यदि साक्ष्य पर्याप्त नहीं है और ऐसा लगता है विवेचक को या तो अपराध हुआ नहीं है या साक्ष्य कम है, उसको हम मुकदमा चलाएंगे तो सजा की संभावना कम है, साक्ष्य की कमी है, साक्ष्य मिल नहीं पाया किसी भी कारण से या साक्ष्य पर्याप्त नहीं है, तो इस सूरत में वो जो है इस पे एक फाइनल रिपोर्ट लगाएंगे और उस अभियुक्त को छोड़ दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो लास्ट स्टेज है वो माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए है। वो सेक्शन इसका 193 है जो पूर्व में सेक्शन 173 था। सेक्शन 193 कहता है रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। विवेचना जब समाप्त होगी तो वो पुलिस ऑफिसर अपनी एक रिपोर्ट देगा। वो रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट जो है, इसका शब्द यहाँ यूज किया गया, जबकि आमतौर से इसको चार्जशीट या आरोप पत्र आम कोर्ट की भाषा में इसको कहा जाता है, लेकिन जो एक्ट है, जो अधिनियम हमारा संहिता है, इसको पुलिस रिपोर्ट इसने रेफर किया है। एवरी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शेल बी कंप्लीटेड विदाउट अननेसेसरी डिले, ये इसका सबसेक्शन 193 कहता है। इन्वेस्टिगेशन सबसेक्शन 2 ये कहता है जो इन्वेस्टिगेशन है, जो 64, 65 बीएनएस में इस तरह के मामलों में है, ये 2 महीने के अंदर महिला के दुष्कर्म के मामला यदि है या पॉक्सो का मामला भी इसमें अब बढ़ा दिया गया है, सेक्शन 4, 6, 8, 10 प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 का है, इस तरह के मामले में तो इसकी विवेचना 2 महीने के अंदर समाप्त होनी चाहिए। जब माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया जाएगा तो जो आरोप पत्र में सभी पर्टिकुलर होंगे, नेम ऑफ द पार्टीज होगा, वादी का क्या नाम है, अभियुक्त गणों के क्या नाम है, यदि एक अभियुक्त है उसका क्या नाम है, क्या अपराध किया है, क्या अपराध साबित हुआ है, यदि दुष्कर्म का मामला है तो डॉक्टर्स ने से जो जांच हुई है, जो मेडिकल रिपोर्ट है वो उसमें संलग्न है कि नहीं है, ये सारी बातें उस आरोप पत्र में होगी और आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जाएगा और न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय उस आरोप पत्र पर, अपराध पर प्रसंज्ञान लेंगे, जिसको जुडिशियल कॉग्निजेंस कहते हैं। जुडिशियल नोटिस और कॉग्निजेंस, ये कॉग्निजेंस सेक्शन 210 में माननीय न्यायालय को, मजिस्ट्रेट महोदय को जो प्रदत्त शक्तियां होती हैं उसमें ये अपराध का नोटिस लिया जाता है। जो ये सबमिशन होगा इसके बारे में डिटेल में इसमें लैंडमार्क केस हैं। स्टेट वर्सेस हेमेंद्र रेड्डी 2023 का है, एक राम चौधरी स्टेट ऑफ बिहार का और एक है भगवंत सिंह कमिश्नर ऑफ पुलिस सुप्रीम कोर्ट की, तीनों केस हैं 1985 के। इसमें ये क्या है कि 2 डिफरेंट सिचुएशन में इराइज, जब पुलिस रिपोर्ट सबमिट की जाएगी तो या तो उसमें सेक्शन 189 में होगी कि एविडेंस सफिशिएंट नहीं है, या 193 में होगी एविडेंस सफिशिएंट है, वो आरोप पत्र होगा। तो मजिस्ट्रेट महोदय के पास 3 ऑप्शन होते हैं दोनों तरह की परिस्थितियों में। या तो वो उस आरोप पत्र पे कॉग्निजेंस ले लेंगे सेक्शन 210 में, या ये करेंगे कि उस विवेचना से वो एग्री नहीं करते हैं, वो उसको ड्रॉप कर देंगे कि प्रोसीडिंग ड्रॉप की जाए, या फिर उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर देंगे सेक्शन 175 सबसेक्शन 3 में। फर्दर इन्वेस्टिगेशन 193(9) में भी होता है, लेकिन वो जब होता है कोई नई परिस्थिति सामने आती है, कोई नया साक्ष्य आता है। जब आरोप पत्र लगाया जाता है तो उसमें या तो वो पर संज्ञान लेंगे या ड्रॉप कर देंगे या फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। ठीक इसी तरह यदि फाइनल रिपोर्ट लगाई जाती है तो भी मजिस्ट्रेट महोदय पे 3 ऑप्शन होते हैं, या तो वो एफआईआर को स्वीकार कर लेंगे, या वो कहेंगे ट्रायल मूव हो गई, या फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो ये 3 लैंडमार्क जो केस है स्टेट ऑफ हेमेंद्र रेड्डी, रामा चौधरी, इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यही जो है लेट डाउन किया है। नेक्स्ट केस जो मैं रेफर कर रहा हूँ यहाँ पे वो शरीफ अहमद स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का 2024 का है। इसमें ये क्या है कि जो पुलिस रिपोर्ट होती है ये मजिस्ट्रेट को इनेबल करती है। मजिस्ट्रेट महोदय जो विवेचना होती है उसको देखने के बाद ये निर्णय लेते हैं कि उनको कॉग्निजेंस लेना है इस पे, या ड्रॉप करनी है, या फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें करवाना है। यदि वो संतुष्ट होते हैं, थारो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए इस केस में, ये कहा गया है। कोई भी साक्ष्य को छोड़ना नहीं चाहिए, यदि विवेचक ने लापरवाही की है तो उसमें वो डायरेक्शन दे सकते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। थारो इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए और फिर उस पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट महोदय अपने जुडिशियल माइंड को इस्तेमाल करते हुए ये निर्णय लेंगे कि उनको क्या करना है,
फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है, प्रोसीडिंग ड्रॉप करनी है, कॉग्निजेंस लेना है, ये क्या करना है। लास्ट में जो केस मैं रेफर कर रहा हूँ ये 2024 का ये भी है, डब्लू कुजूर वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है कि जो लॉ लेट डाउन है जो सेक्शन 193 में है उसकी कंप्लायंस पूरी होनी चाहिए और सभी स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी है। और प्रिस्क्राइब फार्मा जो है स्टेट गवर्नमेंट ने दिया गया है उस पर चार्जशीट में सभी तथ्य आने चाहिए, पार्टीज का नाम क्या है, क्या अपराध हुआ है, किस तरह की इंफॉर्मेशन थी, और वो होना चाहिए। ये डायरेक्शन माननीय उच्चतम न्यायालय में डब्लू कुजूर वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड में दी है। सो फ्रेंड्स, ये मेरा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट 2 कंक्लूडिंग पार्ट है। ये वीडियो जो है वो उन छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो एलएलबी की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, या उनकी क्लास छूट गए हैं या लेटेस्ट केसेस उनके पास नहीं हैं। तो ये लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण मुझे लग रहा है कि ऐसा होने वाला है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और छात्रों से ये भी अनुरोध है हमारा कि यदि और किसी विषय पर चाहे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों या एलएलबी के कोर्स के लिए कोई भी वो ये समझते हैं कि ऐसा विषय है जिसके लिए हम उनका कुछ ज्ञानवर्धन कर सकें, करा सकें, तो वो अपने कमेंट में लिखें, और ताकि आइंदा भी हम इसी तरह के छात्रों के लिए उपयोगी वीडियो बनाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।